नमस्कार। फैम हेल्थ की तरफ से हमारे सारे दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली हमारे लिए एक तरफ खुशियां लाता है और दूसरी तरफ हमें अपने परिवार और दोस्तों के से मिलने का मौका मिलता है। पर हमारे बीच कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें दिवाली पर भी तनाव और डिप्रेशन महसूस होता है, स्पेशली इस साल कोविड के टाइम। इन सब के लिए फैम हेल्थ हर हफ्ते मेंटल हेल्थ के टॉप डॉक्टर्स आपके पास लाता है और आपको अपने सवाल पूछने का मौका देता है। पिछले हफ्ते हमने तनाव और डिप्रेशन पर बहुत बड़ी बातचीत करी थी और आप जाके हमारे एफबी पेज पे इसको देख सकते हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और हमारे कम्युनिटी दर्शकों के सवाल और एफबी लाइव के दर्शकों के सवालों को लेते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमंग कोचर, जो फाउंडर हैं इनर होराइजन सेंटर फॉर इनर डेवलपमेंट के और संवेदना क्लिनिक में न्यूरो साइकाइट्री प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए उनसे आपके सवाल पूछते हैं। अगर आपको भी अपने सवाल पूछने हैं तो हमारे कम्युनिटी पेज पे जाइए, रजिस्टर करिए famhealth.in/community पे और अपना सवाल छोड़िए। Dr. Kochar, welcome to the show and thank you so much once again for being with us today. Thank you. Thank First you of so all, much. happy Diwali. Thank you. Same to you. And तो happy Diwali to all the viewers also. थैंक यू सो मच। तो दिवाली से ही जुड़ा मेरा पहला सवाल है और मुझे पता नहीं सब लोग ये महसूस करते हैं कि नहीं, मुझे जब मेरा जन्मदिन भी आ रहा होता है तो मुझे थोड़ी सी एंजाइटी शुरू हो जाती है। एंड आई फील द सेम व्हेन देयर इज अ बिग फेस्टिवल एंड देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ गैदरिंग। व्हाट इज द रीजन? आई नोटिस अ लॉट ऑफ पीपल डू गो थ्रू दिस, सम गो थ्रू डिप्रेशन, किसी को एंजाइटी होती है। इसके क्या कारण है? So one of the main reasons, and as you rightly said, कि आजकल के time में especially COVID है, तो things are not normal. So एक सबसे पहला ये कि हमारी expectations हैं कि चीजें कैसी होनी चाहिए, how things should be. So there's a dichotomy, there's a difference between चीजें कैसी होनी चाहिए और कैसी अभी हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉर्मल सिचुएशन में लें कि दिवाली की फेस्टिविटीज होनी चाहिए, घरों में रंग रोगन पुताई हो रही है, नए कपड़े आ रहे हैं, थिंग्स शुड बी इन अ पर्टिकुलर वे, वी आर मीटिंग पीपल, लोगों को गिफ्ट्स दे रहे हैं। आजकल वो कुछ नहीं हो रहा, तो बहुत कुछ सबड्यूड है। इवन घर में आपने फेस्टिविटीज करनी है, कुकिंग वगैरह के लिए भी ज्यादातर जगह अभी मेड्स नहीं है। सो थिंक चीजें कैसी होनी चाहिए और कैसी हैं, उसका जो डिफरेंस है, that leads to anxiety. Somewhere we are telling ourselves in the mind, हम बता रहे हैं अपने आप को कि चीजें ठीक नहीं हैं, लेकिन अगर ये बोलें कि क्या सही है, तो इसका कोई मापदंड नहीं है। कैसे बोल सकते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, जो है वी हैव टू लिव विद दैट रियलिटी एंड वी हैव टू डील विद दैट। मेरे को ऐसे याद आया, आपने बोला तो, एक विंग्स ऑफ फायर करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक थी। आई डोंट नो ये पोएम उनकी थी या नहीं, बट he had written some beautiful lines. If my memory serves me correctly, went something like that: God has not promised skies always blue, flowers strewn pathways all our lives through. God has not promised sun without rain, then some line, and then peace without pain. So God has not promised sky is always blue. हमेशा सूरज नीला रहेगा, ये भगवान ने प्रॉमिस नहीं किया। चीजें हमेशा फ्लावर्स टू ऑन पाथवेज ऑल आवर लाइव्स थ्रू, हमारे पथ में, हमारे रास्ते में फूल बिछे होंगे, ये प्रॉमिस नहीं किया। चीजें जैसे हम उम्मीद करते हैं वैसी हमेशा नहीं होगी। And then he goes on to say, but God has promised that if you continue working, there will be love for the labor lost. So basically support है, help है। हम क्या उस सपोर्ट को देख रहे हैं? आज भी हमारे, जहाँ पे हमारे नियर एंड डियर वंस हमारे साथ हैं, we are able to pull along. So that depends on us, that as they say, the proverbial dialogue, that whether the glass is half empty or half full. हमारी चॉइस है, गिलास आधा खाली है या आधा भरा है, वो हमारे ऊपर है कि हम उसको देखते हैं या नहीं। डॉक्टर कोचर, इसी बात को एक छोटा सा एक सवाल से जुड़ा हुआ है कि इस चीज के लिए अगर हम दर्शकों को बताएं, जो कोई डिटेल वाली बीमारी से ना जूझ रहे हो, मेंटल हेल्थ की कोई ज्यादा डीप बीमारी से ना जूझ रहे हो, वो खुद को कोई एक रामबाण है आपका कि ये करने से सुबह शाम you can at least be positive in your mind? Is there some solution to that? So one thing which I always say is, हमने एक पिछले सेशन में भी
ये चर्चा करी थी और मैंने कहा था कि एक डॉक्टर स्टीफन कोवी का बहुत अच्छा, आई डोंट नो वेदर वी कैन कॉल इट मंत्रा, बट कि पहला क्वेश्चन मेरा होना चाहिए, what can I do about it? So he gives two things. He says there is a circle of influence and there is a circle of concern. बड़ा circle of concern है कि इस चीज के बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत सारी चीजों के बारे में मैं चिंता करता हूँ, सोचता हूँ, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जैसे मैंने पिछली बार भी एग्जांपल दिया था, मान लीजिए पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अभी डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा या जो बाइडेन जीतेगा, there are things which are not in my control. Should I worry about it? The answer is a big no, right? The first thing I should ask is कि क्या इसके बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ? If the answer is yes, then go ahead and do it. And if the answer is no, then let it go. Forget about it. I know it's easier said than done, लेकिन ये एक हैबिट है। हम चिंता भी करते हैं, एक टाइम के बाद इस चीज की आदत पड़ जाती है। I came across a beautiful WhatsApp video somebody had sent, and a very small boy, 10-12 शायद 14 साल का बच्चा एक बोल रहा था, we become good at what we practice. Whatever, there's a saying that we are what we repeatedly do. Aristotle said this. Excellence is therefore not an act but a habit, right? So हम जो चीज बार बार करते हैं उस चीज में हम प्रवीण हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं, बार बार हम उसमें और अच्छे हो जाएंगे. So supposing if I learn to complain, I will become good at complaining. If I learn to remain peaceful, remain calm, I will become good at it. We are what we repeatedly do. तो हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि हमारी डे टू डे हैबिट क्या है. फिर भी अगर बहुत ज्यादा चिंता है, आई वुड से टॉक, शेयर, एंड देन distract yourself. Do something which is in your control. Don't focus on something which is out of your control. ओके, सो आप कह रहे हैं बेसिकली अपने आप हैबिट्स और अपने आप को कंडीशन करना अपने हाथ में ही है, एंड हाउ बेटर यू डू दैट, यू आर गोना बी मोर एट पीस एंड probably love yourself. That's one of the first things that people say. So let's start community questions. हमारे पास है काफी सारे, ढेर सारे. Let's try and see कि कितने हम जवाब दे पाते हैं आज डॉक्टर. फर्स्ट सवाल है कि मैं, वेरी वेरी पर्टिनेंट, आई थिंक ऑल ऑफ अस वांट टू नो, मैं अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करूं? हाउ शुड आई कंट्रोल माय एंगर? Okay. So although it's a very generic term, और एंगर के कई ग्रेड्स हो सकते हैं, बहुत लेवल्स हो सकते हैं. कुछ को, जिसको हम बोल सकते हैं इरिटेबिलिटी, थोड़ा चिड़चिड़ापन, उसको भी लोग गुस्सा बोल सकते हैं. लेकिन अगर डिग्रीज बढ़ाते जाएं तो वो बढ़ते बढ़ते कई बार वायलेंस पे भी आ सकता है. सो कौन सी हद है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा. अगर हम डे टू डे एंगर की बात करें या इरिटेबिलिटी की बात करें, इसके पीछे बहुत बार हम क्विक फिक्सेस बोलते हैं. आई पर्सनली डोंट बिलीव इन क्विक फिक्सेस, बिकॉज क्विक फिक्सेस, एक वुंड है, उस पर मैंने बैंडेड लगा ली, वो थोड़ी देर तक के लिए रहेगा, लेकिन क्योर नहीं होगा. we should go to the root cause. So supposing if people say, take deep breaths, does it help? Of course it does. Do deep breathing. So we call it as abdominothoracic breathing. So अगर मैं deep breathing लेता हूँ, लंबी सांस, to explain it very simply, that take deep breath from your nose to the count of 6, hold to the count of 4, and exhale from your mouth to the count of 4. तो लंबी सांस नाक से 6 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए रोक के रखें, and then exhale it through your mouth. That is one way. Count to 10 before you say anything is another way. Go take a time out, take a break from that place, or go have a glass of water. These are quick fixes which a lot of us indulge in. But I think what's important is that we go to the root of the problem, कि हमें गुस्सा आता क्यों है, वो जरूरी है समझना. गुस्से का मतलब क्या है कि किसी ने शायद कुछ ऐसा बोला जो मेरे को पसंद नहीं आया. अब वो पसंद क्यों नहीं आया? बिकॉज मेरा एक अपना ओपिनियन है, मेरी एक अपनी सोच है, और आपकी और मेरी सोच इत्तेफाक नहीं रखती. सो यू आर सेइंग समथिंग कॉन्ट्ररी टू माय पोजीशन. नाउ थिंक अबाउट इट. अगर मैं बोलता हूँ यस वैशाली, यू आर राइट, डज दैट मीन यू आर राइट? Probably not. The only thing I mean is that my point of view and your point of view are same.
जो आपकी सोच है और मेरी सोच है वो सेम है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आप सही हैं। लेकिन अगर किसी की सोच फर्क है, एंड इफ आई से यू आर रॉन्ग, द ओनली थिंग आई मीन इज दैट मेरी सोच और आपकी सोच फर्क है, आई डिसएग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू। Now, the problem is that the way we are brought up, we get so entrenched in our opinions कि जो मेरी सोच है वही सही है, बाकी गलत है। तो जीने का एक यही सही तरीका है। But the fact does remain, who decides what is right and what is wrong? In every, it depends on the context. I remember एक पुरानी स्टोरी है शायद पंचतंत्र की, एक साधु बैठे तपस्या कर रहे थे और वहां पे शायद कोई चूहा या कोई जानवर वहां आया और आखेट करता हुआ जो राजा था वो पीछे आया और वो शायद हिरण था, वो जाके झाड़ियों में छुप गया। अब राजा ने आके पूछा, आपने किसी यहाँ हिरण को देखा है? तो साधु ने मुंह से कुछ नहीं बोला, इशारा कर दिया, एंड द किंग किल्ड द डियर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट ही डिड वाज राइट और रॉन्ग? इट्स ऑल कंटेक्चुअल, राइट? सो अगर मैं किसी को बचाने के लिए कभी झूठ बोल देता हूँ, क्या वो सच है, क्या सही है, क्या गलत है? वी डोंट नो। सो एवरीथिंग इज कंटेक्चुअल एंड ऑल्सो इट वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। सो आई बिलीव देर आर नो एब्सोल्यूट राइट्स और रॉन्ग्स। बिल्कुल अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो ये बोलना बड़ा मुश्किल है कि ये सही है या ये गलत है। सो देर आर नो एब्सोल्यूट राइट्स और रॉन्ग्स। लेकिन अगर कोई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करता है, सो आई स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड। तो पहली चीज तो मेरे को बुरा लगा, मेरे को लगा दैट ही इज नेगेटिंग, इनवैलिडेटिंग मी इन सम विच वे, राइट? विच इज नॉट राइट, विच इज नॉट ट्रू, right? It's not a commentary on you, it's basically a commentary on it's his point of view. But even supposing we say somebody disagrees with what you're saying, so be it, everybody has a right to their point of view. But a lot of times our positions are so entrenched. And number two, the way we cope, if somebody says, okay, I disagree with you, it's an invalidation on me, I do not know how to handle that. And therefore, the only way to cope with that is anger. A lot of people express anger, which is, harmful, undesirable, it affects us. आई थिंक आप जो कह रहे हैं वो बात इतनी सच लग रही है मुझे, क्योंकि एक पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है डेडिकेटेड इसी के लिए कि 10 लोग कुछ बोलेंगे, उसके ऊपर 10 लोग कुछ और बोलेंगे। एंड अगर आपकी बात, जैसे आप कह रहे हैं, वैलिडेट नहीं होती है, तो आप उसी बात को प्रूव करने के लिए लगे रहते हैं। And I mean, it just there nothing comes out of it. Very interesting how you explained it, doctor. Let's go to the next question. Somebody wants to know, is optimism a habit or a character trait? You were talking about being positive in the earlier question. तो ये क्या एक कैरेक्टर आपका inherent होता है कि build हो सकता है? So we are not born with it, right? It's a learned behavior. Over a period of time, it's a learned behavior. बट इसके जो रूट्स हैं, इसके जो सीड्स हैं, दे आर सोन वेरी अर्ली, बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। अगर मैं बोलूं तो फादर ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एरिक बर्न, उन्होंने एक बार बोला था दैट शो मी अ चाइल्ड ऑफ 6 and I will give you the broad brush strokes of what kind of life this child is going to lead. कैसी जिंदगी वो 6 साल के बच्चे से आप मेरे को बात कराओ और मैं बता सकता हूँ वो कैसी जिंदगी जिएगा, कितना सक्सेसफुल बनेगा, कैसी जॉब करेगा, ब्रॉडली उसकी लाइफ कैसी होगी, वो मैं बता सकता हूँ. सो द सीड्स ऑफ दिस आर सोन वेरी अर्ली. हाउ डज दैट हैपन? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. जब मैं बड़ा हो रहा हूँ धीरे धीरे, सो वी कॉल समथिंग एज पॉजिटिव स्ट्रोक्स एंड नेगेटिव स्ट्रोक्स. सो अगर हमें लाइफ में स्पेशली इनिशियली पेरेंट्स से, एक्सटेंडेड फैमिली से, वी गेट पॉजिटिव स्ट्रोक्स एंड वी गेट नेगेटिव स्ट्रोक्स. सो अगर सपोजिंग कोई एप्रिसिएशन है, कोई शाबाशी दी, प्यार से देखा, हग किया, गोदी में उठाया, कुछ लेके आए मेरे लिए, ऑल दीज आर पॉजिटिव स्ट्रोक्स. वाइस वर्सा, डांट पड़ी, गुस्से से देखा, public humiliation, failure of any kind, embarrassment, shame, these all are negative strokes. So net we get both positive strokes as well as negative strokes as we are growing up. लेकिन what is the coloring pattern of life? ज्यादातर लाइफ में अगर मेरे को पॉजिटिव स्ट्रोक्स बहुत ज्यादा मिले हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव इयर्स ऑफ लाइफ, देन द फीलिंग इज I am okay. To put it psychologically very broadly,
So supposing I feel adequate, I feel appreciated, I feel okay broadly, right? Then I feel inside that yes, I am okay, right? I am worth being loved. My self worth increases, right? लेकिन अगर लाइफ में नेगेटिव स्ट्रोक्स ज्यादा मिले हैं, you know, then the feeling is I am not worth being loved, I am inadequate and I am unappreciated. और बचपन में ये समझ नहीं होती कि इसको हम अपने पेरेंट्स को इवैल्यूएट नहीं कर पाते कि क्या जो वो कर रहे हैं, इज इट बिकॉज ऑफ देम और इज इट बिकॉज ऑफ मी. सो इट इज दैट दे आर ऑलवेज राइट, वी ट्रीट देम लाइक ऑलमोस्ट लाइक डेमी गॉड्स. सो अगर मेरे को ये कंसिस्टेंट मैसेजेस मिले हैं दैट आई एम नॉट ओके, then that feeling becomes entrenched, and therefore that can lead to a sense of hopelessness. And अगर सोचिए, अगर मेरे को बहुत डीप डाउन ये फीलिंग entrenched है कि मेरे अंदर कुछ कमी है, तो ऑप्टिमिज्म आना बहुत मुश्किल है, होप आना बहुत मुश्किल है. दूसरी चीज, वी लर्न बाय सीइंग आवर पेरेंट्स. That is one of the most important influences, and then extended family, teachers, peers, etc. So it's a learned behavior कि as I said earlier कि ग्लास आधा खाली है या भरा है, वो एक सोच है और एक सोच की आदत हो जाती है. लेकिन जो आपका दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का, वो बहुत पर्टिनेंट है कि क्या इसको बदला जा सकता है, क्या चेंज किया जा सकता है. ऑब्वियसली इट कैन बी चेंज्ड, ऑल्दो जो एंट्रेंस्ड है उस पे आसान नहीं है, बिकॉज दैट हैज हैपेंड मिलियंस एंड बिलियंस एंड जिलियंस ऑफ टाइम्स. बट if we continuously continue to work on that, then yes, we can work on that, gradually unlearn the learned behavior. So जिस तरीके से हम behave कर रहे हैं या सोच रहे हैं, वो एक habit बन चुकी है over a period of time, but we can work on that and unlearn the unhealthy, undesirable ways, and we can learn the newer, better ones as we go along. So we can create it, yes. तो डॉक्टर कुछ, क्या बच्चों में कोई एक सर्टेन एज होता है कि इस उम्र तक, जैसे आप कह रहे हैं, हैबिट्स बन जाती हैं, या all their lives whatever they are learning from the time that they open their eyes, every single thing becomes a habit? Why I'm trying to ask this question is कि अगर 9 या 10 साल में अगर आप कोई बच्चे में देखें, कोई नेगेटिव हिसाब से क्वालिटीज देख रहे हैं, तो is that too late to try and make the change, or it's never too late or early? Okay. So that's a wonderful question. I would say it's never too late. But the reality also is that the longer, the later you start, the more difficult or harder it gets, right? So it's best to start changing as early as possible. जितना ज्यादा entrenched हो जाएगा, उतना ज्यादा उसको undo करना मुश्किल हो जाता है. लेकिन is it possible to change? Absolutely. I mean, you hear all the times people who started running, or trekking at the age of 70, 80. So it's never too late. But at the same time, we should start as I was saying that, the first formative years of life is, from 0 to 6 to 8 years of age. The second most impressionable period is adolescence, our teens, because that is the time when hormonal changes are happening, our sexuality is developing, and that plays a very important role in our life. So these are the two most important years. But if you, let's say, go in intensive therapy, or you try to change with the help of with professional help, we can begin changing at any point of time. It just has to be consistent, and we have to have more than a wishful thinking. Kash badal jaye ke badle. It has to be an intense, strong desire to work on it. कि मैं बदल सकता हूँ. Absolutely. एक सवाल आया है कम्युनिटी से. नितिन जी पूछते हैं कि क्या डज ग्रीफ कॉज एंगर एंड डिप्रेशन एंड इंट्रोवर्टिज्म? क्या ग्रीफ से आपको इंट्रोवर्ट भी बन सकते हैं क्या? Absolutely. Grief is something which can manifest in several ways, right? It depends upon your association with the cathected object. Cathected object का मतलब है जिस ऑब्जेक्ट से हम अटैच्ड थे वो कितना इंटेंस था, सेंस ऑफ लॉस कितना स्ट्रॉन्ग है. सो फॉर एग्जाम्पल, एक हमारा होम्स एंड राहे स्केल होता है. होम्स एंड राहे स्केल इज व्हाट मेजर्स स्ट्रेस. तो उसमें नंबर 1 है डेथ ऑफ स्पाउस, right? So I'm taking an extreme example, or then death of a partner. So whether it's spouse or
partner of any kind, right? So जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटेंस हमारी अटैचमेंट थी, सेंस ऑफ लॉस उतना ही ज्यादा होगा. नाउ जब ग्रीफ है तो लोगों के रिस्पॉन्सेज वेरिड हो सकते हैं. इन सम पीपल इट कैन लीड टू एंगर, इन सम पीपल इट कैन लीड टू a lot of aggression towards other people. So supposing if I feel that the cause of the loss is external, it's extraneous, then I can become very aggressive towards that. If sometimes I feel that it is because of me, so I have a patient, she is now I think around 50-52-year-old lady. She was working, she was at her workplace. She and her mother, both of them were used to live in the house, and baki घर में और कोई नहीं था because other siblings have migrated to US and other places. So वो जॉब पे थी, पीछे मदर को हार्ट अटैक हुआ. जो जो पड़ोसी थे वो हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट बी सेव्ड. Now she still till date, now it has been I think about 3 years since death, but she still feels guilty at some level, and thereby she has tried to harm herself also. तो अगर लगा, हालांकि वो समझती है कि जॉब पे जाना जरूरी नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ किया नहीं, लेकिन it happened, but still she feels guilty. So that grief has led to severe depression, right? So it can manifest as anger, it can manifest as depression, it can manifest as anxiety, sometimes as OCD symptoms. So it can manifest in various forms. So yes, grief is a very potent feeling which can manifest in multiple ways, sometimes psychosomatic ways. Psychosomatic matlab bodily symptoms, so constant headaches या body aches, so it can manifest in multiple ways. इंटरेस्टिंग. ओके, एक और सवाल है. मेरे फैमिली में कोई है जो पैरानॉइड है और उसको ऐसे लगता है कि सब लोग उसको हार्म करना चाहते हैं. वो हमेशा एंग्शियस रहते हैं और रात को सो नहीं पाते. इसको कैसे हैंडल किया जाए? आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और या उनको सच्ची में लग रहा है, मतलब कोई डिप्रेशन है. शी इज सेइंग आई कांट फिगर आउट वेदर इट कुड एक्चुअली बी ट्रू और. So that's very common. So paranoia is a feeling that there is a conspiracy going on against me, right? मेरे खिलाफ कोई साजिश चल रही है, कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है. That is a feeling of paranoia. So explaining it for people who don't know the term. But अगर किसी को ये लग रहा है that somebody is trying to harm me in any which way, then it is very important that that person should be taken to a psychiatrist or a psychologist for professional help. That is something, so we call it as, so there is something which we say whether the person has insight or there is no insight into their behavior, right? So जो मेरे thoughts हैं, अगर मेरे को लग रहा है लोग मेरे खिलाफ हैं, आप उनको समझा के ठीक नहीं कर सकते that ये आपकी misunderstanding है, ऐसा कुछ नहीं है. It is a strong belief which is unshakable. तभी हम इसको delusion बोलते हैं कि उसको लगता है कि लोग मेरे खिलाफ हैं, और आपको प्रोफेशनल हेल्प के लिए प्रेफरेबली एक साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा. एंड दिस पर्सन may need medication, but trust me, it becomes okay very fast. So it will help. So don't have, a lot of us have inhibitions कि अच्छा इसका क्या मतलब है, because unfortunately बहुत stigma associated है mental health के साथ. तो क्या इसका मतलब है कि कई बार we use pejorative terms कि पागलपन है, such pejorative terms are used. या कई बारी ये लगता है कि दवाइयों पे डिपेंडेंट तो नहीं हो जाएंगे, या fear of medication कि अच्छा साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं मेडिकेशन. So trust me, you can rest assured, so go to a psychiatrist or a psychologist and adequate care will be taken, and you can ask all your questions to the professional. डॉक्टर कोचर, बहुत हमारे देश में स्टिग्मा लगा हुआ है मेंटल हेल्थ को लेके. बहुत ज़्यादा लोग कतराते हैं जाने के लिए डॉक्टर के पास. इफ समबडी कम्स टू नो कि हमारे घर में बच्चा है जो जा रहा है या बूढ़ा है जो जा रहा है, तो काफ़ी वो है. हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा अगर आप ब्रेक डाउन कर दें कि सिवियर प्रॉब्लम्स नहीं बट बेसिक प्रॉब्लम्स के लिए अगर कोई आपके पास आता है,
तो what are the different modalities that are used to treat the patient? किस तरीके से आप उनको कंफर्टेबल बनाते हैं? क्या क्या डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं इसके लिए? सो आज की डेट में I think I'm very happy to say that the inhibitions are going down. The stigma is decreasing, though it's of course still there. It's significantly there, but it's going down a lot. So a large number of my patients, you know, they come for marital disharmony. कि husband और wife में झगड़े हो रहे हैं, and they choose to go to uh, a psychotherapist or a psychiatrist, right? फॉलिंग ग्रेड्स, बच्चों के मार्क्स ठीक से नहीं आ रहे, ग्रेड्स फॉल कर रहे हैं, उसके लिए आते हैं। सो आजकल बहुत इजीली बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए भी लोगों के अंदर जो शर्म, झिझक, भय था, वो आज की डेट में कम हो रहा है। लोग कंफर्टेबल हो रहे हैं, उनको समझ में आता है, दे हैव स्टार्टेड ट्रीटिंग मेंटल हेल्थ एज एनी अदर इलनेस। सो अगर आपके पैंक्रियास में प्रॉब्लम है, वो इंसुलिन नहीं सिक्रीट कर रहा, तो आपको डायबिटीज होगी, राइट? सो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाने से झिझकते नहीं हैं। लेकिन अगर आपका जो ब्रेन है वो सेरोटोनिन ठीक से नहीं सिक्रीट कर रहा है, या डोपामीन या नॉरएपिनेफ्रिन का केमिकल इम्बैलेंस है, तो हम अपने ब्रेन के लिए इतने नेगेटिवली बायस्ड क्यों हो, राइट? सो our brain is as much an organ as any other organ. So people are opening up. That is to answer the first part of your question. The second part of your question was कि हमारी treatment modalities क्या हैं? So it can start from, you know, counseling or psychotherapy, what we commonly call as, or it could be, so there are various types of therapies, you know, it could be cognitive behavior therapy जहाँ पे हम विचारों पे काम करते हैं, थॉट्स पे फोकस करते हैं, उनको बदलने की कोशिश करते हैं। बिहेवियर थेरेपी जहाँ पे एक पर्टिकुलर बिहेवियर है, मान लीजिए कोई हाथ बार बार धोता है, ओके, उसको लगता है, फिर भी लगता है मेरे हाथ गंदे हैं, तो उसमें हम बिहेवियर थेरेपी यूज करते हैं और उस पे काम करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ फैमिली थेरेपी, ग्रुप थेरेपी सेशंस, यू नो, सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थेरेपीज। कार्ल रॉजर्स की एक इनसाइट ओरिएंटेड थेरेपी है जहां पे अपने बिहेवियर में कोई दवाई नहीं यूज होती। why do I do what I do? Why do I think the way? So supposing I recently got a patient कि अच्छा मैं अगर WhatsApp मैसेजेस भेजता हूँ, 2 ब्लू टिक आ गए और जवाब नहीं दिया, या फेसबुक पे कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, और जब तक नहीं आए तब तक मेरी एजिटेशन बढ़ती जाती है कि अच्छा यू नो जस्ट दिस मच, सो आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग माई सेल्फ। सो यू नो इट कैन गो टू एनी लेवल। सो working on that, you know, that is insight oriented psychotherapy. Or if needed, then of course medication, which we call as pharmacotherapy. तो अगर दवाई की जरूरत है, for it's not that medication is forever, it's for whatever short duration which is needed, जितनी देर के लिए जरूरत है। hypothetically अगर डिप्रेशन है तो एक फेज डिप्रेशन का 6 से 8 महीने तक लास्ट करता है, तो for some period of time, and then we gradually decrease it and taper it off and stop it. But therapy is a very important stay of the treatment ताकि हम आपकी पर्सनालिटी पे काम कर सके। See, स्ट्रेस क्या है? अगर मैं बोलूं, सपोजिंग आज की डेट में स्ट्रेस है कोरोना का, या आपने अभी दिवाली की बात करी, या फेस्टिविटीज आ रही हैं, अभी ईद गई, तो इस दौरान हम, जैसे हमने पहले बात करी कि हम चीजों को मायने क्या देते हैं, मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उससे स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। सो वी वर्क ऑन द पर्सनालिटी टू चेंज द वे यू थिंक, एंड that should be the mainstay of the treatment. Medication for as long as it is required. So these are some of the common types of therapies. एक और का सवाल है कम्युनिटी से, कह रहे हैं लॉकडाउन में सीनियर सिटीजन्स का पैनिक होना, ऑब्वियसली इट मस्ट बी अ नॉर्मल थिंग, हाउ शुड यू हैंडल देम एट होम? So senior citizens आज की डेट में elderly, you know, बहुत सारे कारण हैं, स्पेशली कोरोना के दौरान बार बार ये बोला जा रहा है, जो सही भी है, कि which is the more susceptible population group. तो बच्चे और बूढ़े वो ज्यादा susceptible हैं। जो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, कोमॉर्बिडिटीज मतलब बाकी बीमारियां हैं, चाहे किसी को डायबिटीज हो, हार्ट डिजीज हो, यू नो, सो दे आर मोर ससेप्टेबल। किसी को पल्मोनरी डिजीज या रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं, चाहे एस्मा हो, सीओपीडी हो, या जो लोग
स्मोक करते हैं, so वो ज्यादा susceptible. So elderly group is definitely, it comes under the more susceptible population. So कहीं ना कहीं ये लाजमी है कि उनको एंजाइटी होगी, एक डेथ का डर है, तो फियरफुलनेस भी होगी, नींद इफेक्ट हो सकती है, भूख इफेक्ट हो सकती है. सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फैमिली और केयर गिवर्स इज दैट they need to understand, empathize what the geriatric population or elderly people are going through. That is important कि हम समझें कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं. And the first and the foremost thing is that we listen to them. हम सुने वो क्या बोलना चाहते हैं. It's very easy to say कि अच्छा फिक्र नहीं करो, हम हैं, कुछ नहीं होगा. That will not help. Then take all the safety precautions which are needed for them, whether it is in terms of giving them supplements, whether it's zinc, vitamin C, whatever supplements are needed. Supposing some consultation is needed, आज की डेट में टेली कंसल्टेशन अवेलेबल है. डोंट ब्रश इट ऑन द कारपेट. अगर हम वीडियो कॉल पे डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं, दैट विल रीअश्योर देम. हमारे बोलने का शायद एक प्रोफेशनल के बोलने का एक अंतर होगा. सो some kind of reassurance is needed. Listen to them, talk to them. एक डेली रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है. जिस समय पे हम सोते हैं, जिस समय पर हम उठते हैं, जो चीजें हम करते हैं, वो यथा समय यथास्थिति करने की कोशिश करें. We should continue to do that. Those routines should be maintained. And then maybe some fun time, some recreation, some diversion, some distraction that is needed. So if we do all this, and then in case needed, we tell them that help is available. बहुत बार ये होता है, न्यूज़ भी बहुत ज्यादा आती है कि अच्छा पता नहीं हॉस्पिटल में जाएंगे. बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे पेशेंट्स भी, कि पता नहीं वापस लौट के आएंगे या नहीं. ये एक डर अनफॉर्चुनेटली बैठ गया है कि हॉस्पिटल गए, we'll not be able to meet our near and dear ones also. So इस डर को कम करने की, reassure करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो ठीक है, प्रॉब्लम है, but we can work our way through it. We'll find a way. डॉक्टर कोचर, रिलेटेड टू द लॉकडाउन ओनली एक और सवाल आया कम्युनिटी से, बिकॉज पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिप्रेशन एंड बीइंग डिसहार्टेंड बिकॉज ऑफ दैट. ऑब्वियसली किसी को नहीं पता कि ये किस वे में जाएगा, कब किसी को जॉब मिलेगी. इस टाइप की सिचुएशन में जहाँ पे वैसे आपके पास कोई मेंटल इलनेस नहीं है, बट यू डोंट नो व्हाट द फ्यूचर हैज इन स्टोर फॉर यू, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड देन? So I understand, I agree कि things are difficult, but हमने ये शायद पिछले सेशन में भी हमने ये बात की थी, that ऐसा नहीं कि लाइफ में, जिंदगी में प्रॉब्लम पहली बार आ रही है. We have grown up to whatever our age is by going through, n number of problems, and we have come out of it, and whether unscathed or थोड़े प्रॉब्लम के साथ कुछ दिक्कतें हुई हैं, लेकिन we have been able to manage all the problems till date. So हमारे अंदर कुछ तो internal reserves हैं, हमारे अंदर कुछ ये चीजें हैं जिससे हम प्रॉब्लम्स को पार पा सके हैं. पहली चीज. दूसरी चीज, आज की डेट में भी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ कोविड के टाइम्स में जॉब्स नहीं होती, ये बहुत कॉमनली वैसे भी होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बट there has to be some kind of a self belief that yes, it has come and I will be able to overcome it, right? So that self belief is very important. अगर फिर भी हमें लग रहा है, I would say talk to somebody. This is very important. आज की डेट में बहुत सारी help where you don't even have to pay. There are people who are available and are willing to talk to. I think it is also the role of the family around you, which is very important, not to criticize, not to crib, not to increase the anxiety of the person, not to continue talking about the same thing जिसकी वजह से उसको चिंता हो रही है. To reassure and then distract and say, okay, do whatever you can do, and after that things will gradually fall in place. और अगर मुश्किल समय है, this too shall pass. I remember there was this, sorry, I'm digressing slightly, but एक Gone with the Wind करके एक नॉवल है, तो काफी फेमस है, इस पे एक मूवी भी बनी थी. उसमें जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, आई थिंक सैरा, आई फॉरगेट द नेम, बट
उसका एक बड़ा फेवरेट डायलॉग है, दिस टू शैल पास। यू नो, अगर अच्छा समय नहीं रहेगा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। जो अच्छा समय अगर गुजर जाता है तो बुरा समय भी गुजर जाता है। दैट सच इज लाइफ, यू नो, गुड थिंग्स हैपन, नॉट सो गुड थिंग्स हैपन, दिस टू शैल गो। You just need to keep that resolve inside you and talk to people, take support. A lot of times people I see, so I usually, during one of my workshops, we do a lot of exercises of how to take support, and we draw, you know, compartments की किस चीज के बारे में बात करने में आप कंफर्टेबल हैं या अनकंफर्टेबल हैं, कितना हिचकिचाते हैं आप बात करने में। सो बहुत सारी चीजें जो जहां पे आप इनएडिक्वेट फील करते हैं, वहां पे लोग बात नहीं कर पाते। इनएडिक्वेट का मतलब कि मेरे अंदर कोई कमी है, तो बात नहीं कर पाते। शेम है, गिल्ट है, एम्बैरेसमेंट है, फेलियर है, वहां पे लोग बात नहीं कर पाते। तो सपोर्ट लेने के लिए सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपका अपने अंदर एक बिलीफ कि हाँ, दिस इज something which does not mean that I am feeling inadequate. Even if you are, it's okay to talk to somebody. किससे बात करें वो इम्पोर्टेंट है। द फर्स्ट एंड foremost, ideally I would say, should be your family, your immediate family, because they are the people who are most interested in your welfare. So some kind of reassurance should, you know, be there from the family. अगर आपको लगता है फैमिली में कोई नहीं समझ रहा या वो खुद अफेक्टेड हैं, then talk to somebody outside the family who you trust and respect. दैट इज इम्पोर्टेंट। आप किस पे भरोसा करते हैं, कौन समझेगा, आपके साथ एम्पथाइज कर सकता है, उससे बात करें। एंड देन इफ it goes beyond that, then professional help is always available. You know, there are people, so forum like this, you know, so Hmm. whether there are, you know, web series, you know, Facebook pay, yeah, you know, it's available at several places. There are NGOs in Delhi which are giving free of cost helps. So if you just Google it, you will find there is a lot of help available. There are telephone helplines available. So talk. इसी मौके पे मैं एक बारी फिर से अपने दर्शकों को बता दूं, अगर वो कोई भी परेशानी से जूझ रहे हैं, उन्हें कोई भी समस्या है मेंटल हेल्थ को लेके, तो प्लीज हमारे कम्युनिटी पेज पे आइए, famhealth.in/community, अपना सवाल छोड़िए। अगर आप डॉक्टर कोचर से भी जुड़ना चाहते हैं, हमारे पास आके आप अपनी इच्छा बताइए, एंड हम जरूर आपको हेल्प करेंगे इनसे कनेक्ट करने में। We're getting lots of questions, and I'm going to try and keep up as many as possible. We have another question. Why do children who face extreme grief or loss of a parent exhibit ADHD or bipolar symptoms? So to understand this, what is important to understand is कि जितनी भी ज्यादातर mental illnesses हैं, उनका causation क्या है, वो होती क्यों है। So broadly speaking, we say that the etiology या कारण, इसका causation जो है, that is biopsychosocial. So biopsychosocial का मतलब क्या है, इसके तीन parts हैं। तो पहला आपकी biology, biology मतलब आपकी genetics, आपकी heredity, जिसको हम हिंदी में आनुवांशिक बोल सकते हैं। सो इट रन्स इन द फैमिलीज। सो अगर मेरे पेरेंट्स की जीन्स में है, और ये सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए नहीं है बाय द वे, बहुत बार इसकी वजह से स्टिग्मा लग जाता है कि अच्छा ये दिस रन्स इन फैमिलीज, बट सच इज आल्सो कार्डियक डिजीज। अगर हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, दे आल्सो रन इन फैमिलीज। यू नो, अगर मेरे पेरेंट्स को हार्ट प्रॉब्लम थी तो मेरे को भी होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। सो इट इज नॉट दैट दिस इज ओनली फॉर mental health, so let's not stigmatize mental health, number one. But अगर मेरी जीन्स, मेरे पेरेंट्स और एक्सटेंडेड क्लैन, हम इसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री ब्लड रिलेटिव। सो फर्स्ट डिग्री मतलब जो इमीडिएट मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, दे आर माय फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स। सेकंड डिग्री मतलब मेरे बुआ, मासी, मामा, चाचा, ताए, वो सेकंड डिग्री ब्लड रिलेटिव, और उनके बच्चे थर्ड डिग्री ब्लड रिलेटिव। सो जितना क्लोज है एसोसिएशन, उतनी संभावना बढ़ जाती है मेरे को कोई भी मानसिक बीमारी होने की। दैट इज नंबर वन। नंबर टू इज, so I said biopsychosocial. Psycho means your psychology, हमारी personality, right? That plays probably one of the most important parts. कि सपोजिंग, जैसे मैंने बोला, स्ट्रेस का मतलब क्या है। स्ट्रेस इज नथिंग एक्सेप्ट व्हाट मीनिंग यू गिव टू दैट सिचुएशन। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर दिल्ली में हम गाड़ी चला रहे हैं, सो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक टाइम, राइट?
and some people will get into road rage. वो गाड़ी से निकल के मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं. People have killed people in road rage, we read that all the time. या कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो गाड़ी चला रहा है, स्टीयरिंग व्हील पे म्यूजिक बजा रहा है, गाना सुन रहा है. अब सिचुएशन तो सेम है दो जनों के लिए. One person reacts in a very different way, aggressive manner, and one person is very cool and calm headed about it. So that depends upon our personality, and then we can go. I don't want to do that कि कैसे personality बनती है, all that, but we can maybe some other time go into that. But so that is our personality, our psychology. And third is social, which means social stressors. हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में स्ट्रेसर्स कितने हैं, आज की डेट में टेंशन, चिंता, परेशानी के कारण कितने हैं. जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा और जितने ज्यादा वेरिड सोर्सेज होंगे स्ट्रेस के, उतना ज्यादा कोई भी मानसिक बीमारी बढ़ेगी, because all these start affecting our neurotransmitters, neurochemicals. So whether it is ADHD or any other mental disorders, this model is very important, that it's a multifactorial model. एक जो neurotransmitter hypothesis है कि ultimately all of these affect my, there's a chemical imbalance in the brain. So हमारे दिमाग में, हमारी नर्व से बहुत सारे chemicals secrete हो रहे हैं, और उसके इम्बैलेंस की वजह से जो भी सिम्टम्स, जो मैनिफेस्टेशंस हैं, वो स्टार्ट हो जाती हैं. बट उसके पीछे बेसिक कारण मेरी जेनेटिक्स, मेरी पर्सनालिटी, और जो आज की डेट में जो स्ट्रेस है मेरी लाइफ में, ये तीनों acute grief or stress, as you were saying earlier, anything can trigger it. ग्रीफ से लेके एक सवाल और है डॉक्टर कोचर, वो कह रहे हैं कि हाउ डज अ 80+ विडो जिनका बेटा cancer survivor who loses her younger son to cancer 5 years into remission, she has accepted it. How does she convince and help her teenage grandson with the loss of his father? So how does the grandparent help her grandson and talk him through the loss of the father? So obviously it's easier said than done, because the loss of a parent is an extreme loss. But I always say, the time is a big healer. What we need to do is hold the hand, stay put by that person, and continue to talk, continue to tell. So let's understand कि ये जो sense of loss है, वो कहाँ से generate हो रहा है. There is so much of attachment. जैसे मैंने आपको शुरू में बीच में Holmes and Rahe scale का example दिया था, death of spouse, death of partner. So this is very similar. हम उसका मतलब क्या देते हैं, मायने क्या देते हैं. थोड़े दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आई. She attempted suicide for the simple reason that she had a fear that some near and dear one is going to die because of corona. So मैं किसी को मरता हुआ नहीं देख सकती, इससे पहले कि किसी को कुछ हो, I will kill myself. Now I asked her, is somebody suffering from corona? No. Does somebody has symptoms? No. Does somebody has come in contact with somebody? No. But ये fear है that I cannot. So basically, what thoughts we are creating, what meaning we are giving, and I understand it's an extreme loss. Death of a parent is an extreme loss. So we call this as normative stress. कि normally हम expect करते हैं कि parents पहले जाएंगे, but sometimes it can be a non-normative stress also. That parents are there, but the child passes away. That is even worse. But what we need to do is understand that sense of loss. Let that person talk. At the same time, in this case, I think taking that person for professional help is extremely important. Because of this grief, this problem, this trigger, the person is likely to go into depression, and therefore professional help is very important. A lot of times, see, it's very easy for me to say that do this, but we need to understand that the grandparent and other family members are also going through the same grief. So therefore, whether they'll have the capacity to whatever extent to help that person, it will be limited still. So therefore, it's important to take that person for professional help, but continue that hand holding, that reassurance, and this period will pass. But professional help is definitely going to help. But continue talking to that person, as I said,
and tell that person whatever my needs are, that sense of loss, we are there. People that are there around you, and we'll take care of you. डॉक्टर कोचर, ये सवाल आई थिंक काफ़ी बारी काफ़ी मेंटल हेल्थ वेबिनार्स और डिस्कशन में पूछा गया है, बट आई विल आस्क वंस अगेन, व्हाट इज द पॉइंट इन टाइम दैट द फैमिली नीड्स टू रियलाइज कि हमारे रिश्तेदार को हेल्प की ज़रूरत है? कौन सा ट्रिगर है, कौन सी चीज़ें देखने की हैं? बार बार हम बताते इसलिए कि हम नहीं चाहते, जैसे आप अभी मेंशन कर रहे थे कि किसी ने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया सुसाइड, वी डोंट वांट टू रीच दैट स्टेज दैट somebody even makes that attempt. So how can we tell our viewers what to keep a lookout for? So we always say, so for example, पिछली बार भी शायद ये क्वेश्चन पूछा था कि नॉर्मल स्ट्रेस या बीमारी, अब मेंटल इलनेस हो गई, इसमें क्या, कहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करनी है? सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज कि हम नॉर्मल सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग कंटिन्यू नहीं कर पाते। जो मेरी डे टू डे लाइफ है, सोशल लाइफ है, चाहे घर में लोगों से इंटरेक्शन करने की या जॉब पे काम करने की, वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ। अगर उसमें रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं, तो मान लीजिए घर में है मान लीजिए डिप्रेशन है, या मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, मेरा बातचीत करने को मन नहीं करता। पहले मैं बैठ के टीवी देखता था, अब टीवी देखने को मन नहीं करता। मैं अपने रूम में अकेला पड़ा रहता हूँ, बेड पे लेटा रहता हूँ, खाने की इच्छा नहीं कर रही, नींद डिस्टर्ब्ड है, all that is happening. So obviously, and if it continues to happen, so usually we say a period of 2 weeks. It's not a sacrosanct, tight, rigid timeline कि अच्छा 2 हफ्ते के बाद ही आपको आना है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि नियर एंड डियर वन है, वो इतना इफेक्ट हो रहा है कि वो काम नहीं कर पा रहा, नहा धो नहीं रहा, कपड़े नहीं बदल रहा, खाना नहीं खा रहा, शेव नहीं कर रहा, ऑल दैट इज हैपनिंग, जो नॉर्मल जिसको हम बोलते हैं एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, अगर वो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग नहीं कर पा रहा है, बाहर किसी से बातचीत नहीं करता, या सो ये मैंने डिप्रेशन के बारे में बोला, या अगर हम किसी और बीमारी के बारे में बात करें, आपने थोड़ी देर पहले गुस्से की बात करी थी, गुस्सा बढ़ रहा है, एंगर बढ़ रहा है, इरिटेबिलिटी बढ़ रही है, नॉर्मल इंटरेक्शन नहीं हम कायम कर पाते, देन अ टाइम कम्स जब नॉर्मल सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग इफेक्ट होने लगती है, then it is important, and I would say it is better to go sooner or on the side of caution if you have to. तब तक टाले नहीं कि जब तक बिल्कुल ही चीजें हाथ से बाहर निकल जाएं. It is best to take, and if supposing the psychiatrist or the psychologist tells you it's okay, then you can come back, but it is best to seek professional help. It's available. अगर आपको बुखार होगा, हम ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अच्छा 100 पे जाएं, 100.5 पे जाएं, 101 पे जाएं, या 99 पे जाएं, right? I would say the earlier you go, the better. The better. You're likely to be able to manage much better if it's not worsen the situation. I'm going to take a lot of the community questions back to back now, Dr. Kochar. One is, how do you help someone who is suffering from acute OCD problem, which is connected with rectum prolapse and the situation is getting worse? So again, for OCD as well, so this is something which you will not be able to manage at home. So OCD is something for you which you need professional help. So यहाँ पे neurotransmitters जो chemicals हैं brain के वो affect हो गए हैं, you will have to seek professional help. So don't try to manage it at home. Take that person for professional help. Okay, so they need not waste any more time at home and immediately आप किसी से जुड़िए और अपॉइंटमेंट लेके अपने रिश्तेदार या दोस्त को लेके जाइए. एक और सवाल है, हाउ डू यू कन्विंस समवन हु इज वायलेंट एंड सफर्स फ्रॉम ODD टू विजिट अ साइकियाट्रिस्ट? So ODD is oppositional defiant disorder. तो यूजुअली ये लगभग 8 साल की उम्र में शुरू हो जाता है. अगर आपने उसको लेके जाना है, और ये सिर्फ ओडीडी नहीं, हमारे बहुत सारे खासतौर से साइकोटिक इलनेसेस में होता है कि जो मरीज है वो जाने को तैयार नहीं है, लेकिन जो आसपास वाले हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी जिंदगी इफेक्ट हो रही है. सो वन वे टू डू दैट इज, सो बहुत बार ये होता है कि अच्छा क्यों लेके जा रहे हो, मैं पागल हूं क्या, so that is a very common grouse which people come up with. मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, somewhere a label is being put. So we need to reassure them that it's nothing about,
let's not label anybody, and there are talk to that person कि अच्छा ये problems हैं. So supposing somebody has insomnia, किसी को सोने में problem हो रही है, right? We can focus on physical symptoms, we can focus on physical problems कि अच्छा देखो आपको नींद नहीं आती, या आजकल आप खाना नहीं खा रहे, आपको भूख नहीं लगती. So there'll be a lot of other manifestations, especially somatic physical manifestations. We can focus on them, reassure them that it's not about labeling you, and say that okay, let's seek a professional opinion. Okay, अगर supposing psychiatrist के पास जाने में, तो आमतौर से ये commonly देखा गया कि psychiatrist के पास जाने में problem है, लेकिन counselor एक word है जो थोड़ा easily acceptable है. So we can say अच्छा ठीक है, counselor से चल के बात कर लेते हैं. So try to minimize that threat perception. बेसिकली क्यों नहीं आना चाहते लोग, क्योंकि एक थ्रेट परसेप्शन है कि मेरे को लेबल कर दिया जाएगा या मेरे अंदर कुछ कमी है. सो सम काइंड ऑफ रीअश्योरेंस इज नीडेड. फोकस कर सकते हैं फिजिकल सिम्टम्स पे, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सकते हैं. आप ये बता सकते हैं किसी मेरे को भी अच्छा ये ऐसा हुआ था. फोर्थली, इफ देयर इज समबडी हु हैज ऑलरेडी बेनिफिटेड फ्रॉम एन इंटरवेंशन, चाहे साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास, उससे बात करवा सकते हैं. जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं. जैसे अगर देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एल्कोहलिक्स एनोनिमस, शायद एए के नाम से बहुत फेमस है. उसकी कई ब्रांचेस भी हैं, जैसे कई पार्ट्स हैं. एल्कोहलिक्स एनोनिमस इज ए, Al-Anon is, so Alcoholics Anonymous, as people would have understood, people who are dependent on alcohol, जिनको alcoholism है. Alcoholism is politically incorrect word, so people who are dependent on alcohol. और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम Al-Anon बोलते हैं, कि हमने कैसे डील करना है. उनके बच्चों के लिए है Al-Teen, जो टीनेज चिल्ड्रन हैं, या एडल्ट चिल्ड्रन ऑफ एल्कोहलिक्स. सो एल्कोहलिक्स एनोनिमस एक सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिनके अंदर सिर्फ जो एल्कोहल डिपेंडेंस से गुजर चुके हैं लोग या अभी गुजर रहे हैं, वो होते हैं वहां पे, और वो बात करते हैं कि कैसे अल्कोहल मेरी जिंदगी को इफेक्ट कर रहा था एंड हाउ आई हैव बीन एबल टू कम आउट ऑफ इट. सो इट्स अ सेल्फ हेल्प ग्रुप. सो अगर बहुत लोग रेजिस्टेंट होते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में, लेकिन अगर ए में जा रहे हैं, जब वो बात करनी शुरू करते हैं उन लोगों से जो उससे गुजर चुके हैं, देन दे बिकम मोर रिसेप्टिव कि हाँ ठीक है, और लोग भी इससे गुजरे, उनको मदद मिली, तो शायद मुझे भी मदद मिल सकती है. सो somebody who has already been through, been there, done that, if you help them talk to somebody like that, that person will have a much greater influence than the family members probably can. डॉक्टर कोचर, आपने ये बात छेड़ी है, मैं भी अपने दर्शकों को फिर से ये बता दूं. एक तो खुद अभी उनके सवाल हैं, तो हमारे कम्युनिटी पे प्लीज आके अपने सवाल छोड़िए, हम उनका जवाब देते रहेंगे. अगर हम अपने लाइव सेशन में ना दे पाए तो बाद में जरूर आपका सवाल जवाब दिया जाएगा. और इसके अलावा आपने जो बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि शेयरिंग से काफी फर्क पड़ता है. फैम हेल्थ पे हम बहुत ही जल्दी ग्रुप सेशंस शुरू करने वाले हैं. the idea behind it is exactly this that you're saying कि जैसे हम कहते हैं कि बांटने से जो है दर्द वो कम हो जाता है. So sharing is one method of how we want to help the community. So all of those who are suffering from some or the other mental health related problems, please look out. हमारा बहुत ही जल्दी ये ग्रुप सेशंस शुरू होने वाले हैं और आपको हम फेसबुक के थ्रू बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे. Dr. Kochar, going to one more question which has come on the community, which says that 14 साल के लड़के को बिहेवियरल थेरेपी कैसी दी जाए जो ADHD से सफर करता है और हमारे पास साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट का एक्सेस नहीं है. Okay, so so the first thing is, of course, this person would need medication, but I'm going that psychiatrist या psychologist का access नहीं है, तो घर में रहते हुए हम क्या कर सकते हैं. तो पहले लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए ये बताना कि ADHD क्या है. जस्ट इन ब्रीफ, इट्स इम्पोर्टेंट. ADHD का मतलब है अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर, कि बच्चा है जो एक जगह, एडल्ट्स में भी होता है, ज्यादातर बच्चों में, एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता, बहुत ज्यादा चंचल है, एक जगह से दूसरी जगह तोड़फोड़ ज्यादा करता है, उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. सो पहली चीज आप ये कर सकते हैं कि
जो भी बच्चे को आप टास्क देते हैं उसको एक लंबा टास्क मत दीजिए, उसको ब्रेक करिए छोटे टास्क में। उसका अटेंशन स्पैन ज्यादा नहीं है, तो इसलिए आप कोई भी एक बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में उसको ब्रेक करिए और उसको ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। दूसरी चीज हम जिसको बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब अगर बच्चा कोई भी ऐसा बिहेवियर करता है जो डिजायरेबल है, जो आपको लगता है करना चाहिए, उसको रीइंफोर्स करिए। रीइंफोर्स, पॉजिटिवली रीइंफोर्स सम काइंड ऑफ अ रिवॉर्ड, राइट? तो कोई भी ऐसी चीज जो बच्चे को अच्छी लगती है। थोड़ा सा एक मैं एग्जांपल दूं, अगर हम सपोजिंग डॉल्फिन को आप देखते हैं, डॉल्फिन को जंप कराते हैं, राइट? तो उसको इमीडिएटली खाने के लिए कुछ देते हैं, दैट इज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, राइट? सो शी लर्न्स, ओके, अगर मैं ये करूं तो मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा। सो ये एग्जाम्पल को नेगेटिवली मत लीजिए कि भाई एक जानवर का एग्जाम्पल दिया है, वी ऑल बिहेव इन द सेम फैशन, राइट? अगर आपको एक चीज रीइंफोर्स की जाएगी, पॉजिटिवली रीइंफोर्स की जाएगी, तो चांसेस आर दैट आई विल डू इट अगेन, राइट? सो जो डिजायरेबल बिहेवियर है उसको पॉजिटिवली रीइंफोर्स करिए। जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है, जो नेगेटिव बिहेवियर है, उसको नेगेटिवली रीइंफोर्स करना जरूरी है। जिसका मतलब हम आजकल ये नहीं बोलते कि कोई पनिशमेंट देनी चाहिए, लेकिन आप विड्रॉल ऑफ रिवॉर्ड कर सकते हैं। विड्रॉल ऑफ रिवॉर्ड का मतलब जो जैसे ओके टीवी नहीं देखने को मिलेगा या फोन नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हम रिवॉर्ड को विड्रॉ कर सकते हैं। ये करने से पहले मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगा, एक बार बच्चे से बैठकर करने से पहले उससे बात करें, एक उसके साथ प्लान बनाएं सो दैट ही इज पार्ट ऑफ दैट प्लान। ये प्लान ऊपर से एनफोर्स नहीं हो रहा कि माँ बाप जबरदस्ती कर रहे हैं कि भाई ये आपको इस तरीके से किया जाएगा, लेकिन बच्चे के साथ हम बैठ के प्लान कर रहे हैं कि अच्छा ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, ये नॉन नेगोशिएबल है। तो अगर आप आगे से ऐसा करोगे तो आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ये रिवॉर्ड मिलेगा, अदरवाइज ये विड्रॉल ऑफ तो आपका टीवी बंद हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल। नाउ व्हेन वी हैव टॉक्ड, द चाइल्ड हैज अंडरस्टूड, उसके बाद ये जरूरी है जो आप कर रहे हैं, पहली चीज तुरंत होना चाहिए। अगर डॉल्फिन को खाने को दिया जाता है तो डॉल्फिन ने अभी जंप लगाई तो 4 घंटे बाद नहीं देंगे खाने के लिए, उसको तुरंत दिया जाता है। सो दैट रिवॉर्ड और विड्रॉल ऑफ रिवॉर्ड हैज टू हैपन इमीडिएटली, इंस्टेंट, ओके। इंस्टेंटली, अदरवाइज उसका मतलब खत्म हो जाता है। दूसरी चीज, जो रिवॉर्ड है या विड्रॉल है, वो कमेंसुरेट होना चाहिए उस एफर्ट के साथ। छोटी छोटी गलती के लिए बड़ी पनिशमेंट नहीं या बड़ा विड्रॉल ऑफ रिवॉर्ड नहीं, और छोटी अचीवमेंट के लिए भी बहुत बड़ा रिवॉर्ड नहीं। सो इट हैज टू बी कमेंसुरेट, बराबर होना चाहिए, साथ के साथ हो, बराबर हो। तीसरी चीज, कंसिस्टेंट हो, ये बहुत जरूरी है। ये नहीं कि अच्छा चलो आज छोड़ दिया, जाने दिया, कल पनिशमेंट दे दी, बच्चे को समझ नहीं आएगा। तो जो भी बिहेवियर है माँ बाप का, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। एडीएचडी में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है मैनेजिंग एंगर। सो वो लाइंस अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो पहली चीज तो मैं बोलूंगा दैट यू हैव टू बिकम अ रोल मॉडल फॉर द चाइल्ड। अगर आप बच्चे को, बहुत जगह मैं देखता हूँ, और सिर्फ एडीएचडी की बात नहीं, कि पेरेंट बच्चे के ऊपर चिल्ला के बोल रहा है, गुस्सा करके बोल रहा है कि गुस्सा मत करो, यू नो, द चाइल्ड इज शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग एंड द पेरेंट शाउट्स डाउन द चाइल्ड एंड सेज कि आप गुस्सा मत करो। आप कौन सा बिहेवियर एग्जिबिट कर रहे हो बच्चे के सामने? आप उसको गुस्सा करके बोल रहे हो कि गुस्सा मत करो। एक अंग्रेजी में कहावत है, द नॉइज ऑफ वॉट यू डू इज सो मच दैट आई कैन नॉट हियर वॉट यू से। आप जो कर रहे हो उसका शोर इतना ज्यादा है कि जो आप बोल रहे हो वो मेरे को सुनाई नहीं देता। सो डू यू वॉक योर टॉक और डू यू जस्ट टॉक योर टॉक? दैट इज डॉक्टर कोचर, इंपॉर्टेंट। ये जो आपने सारे अभी बताए हैं, isn't this a normal way of behaving with children anyway? ADHD के पेशेंट के साथ तो आपने बोला है, but typically isn't this how parents ought to be bringing up their children? Absolutely. I mean, we do workshops on parenting. So this is an integral part of parenting, that you become a role model, you become the change you want to see in the child.
अगर मैं जो बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा हूँ, बच्चा जो मैं बोल रहा हूँ उससे नहीं सीखेगा, जो मैं कर रहा हूँ बच्चा उसी से सीखेगा. सो सपोजिंग इफ स्ट्रेस आता है लाइफ में, हमने ये पहले बात की कि बच्चा कहाँ से सीखता है, और मैंने उस समय बोला था कि इस पे हम बाद में चर्चा कर सकते हैं, बट एंड वी हैव ऑलमोस्ट रन आउट ऑफ टाइम, सो दैट इज व्हाई. No, please complete what you're saying, then we can take one more question and then we'll wrap up after that. सो बच्चा कहाँ से सीखता है वो हम उस पे चर्चा कर रहे थे. बच्चा जो देखता है उससे सीखता है, यू नो, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट we exhibit whatever we want in the child rather than, you know, and a lot of times supposing I slip, I fail, it's also okay to go to the child and say I'm so sorry, you know, I slipped up, I goofed up, and that was not okay. So it is not right for the parent to remain in the position of an all-knowing, omnipotent, omnipresent person. That's not needed. I can be as human in front of my child as the child is, and it's okay to keep that communication open. So behave. So what you said is absolutely right. बच्चा सबसे पहले माँ बाप जो करते हैं उसको देख के सीखता है, rather than जो बोल रहे हैं उसको देख के. एक है ये सवाल, आई डोंट नो आप इसको कैसे आंसर कर पाएंगे इस पे ऑन अ ओपन फोरम लाइक दिस, बट सवाल मैं बता देती हूँ. माय स्पाउस इज हैविंग स्किज़ोफ्रेनिया डिस्पाइट हैविंग अ मेडिकेशन रेगुलरली. शी हर सिम्पटम्स आर फ्लक्चुएटिंग एंड द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स एवरी डे. कैन यू सजेस्ट एन अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर हर टू गेट बेटर? Okay, so this is not a generic question. This is a very subjective question. So it's difficult, as you rightly said, to answer this without knowing the complete history of this person. So I think it's important for, if I have to correctly answer, then I have to know the entire history, how it started, what are the symptoms, what medication the person has been on. So इसको ad hoc basis पे आंसर करना शायद सही नहीं होगा, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि schizophrenia is a difficult illness, right? So a lot of times it's not easy to, so जैसे साइकेट्रिक इलनेसेस आसान नहीं होती, और स्किज़ोफ्रेनिया हमारी बीमारियों में भी शायद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इलनेसेस है. हम अगर कई बार आज की डेट में नहीं, लेकिन पहले मेजर साइकेट्रिक इलनेसेस और माइनर साइकेट्रिक इलनेसेस में क्लासिफाई किया करते थे, या अब कभी साइकोटिक इलनेसेस और न्यूरोटिक में क्लासिफाई करते हैं. तो स्किज़ोफ्रेनिया एक मुश्किल बीमारी है. तो ये एक्सपेक्ट करें कि बहुत बार, बहुत सारे टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, कि चीजें बहुत इजीली आसानी से ठीक नहीं हो जाएंगी. बट डोंट लूज योर फेथ, कंटिन्यू द ट्रीटमेंट. और हमारी दवाइयों में ऐसा नहीं है कि एक एंटीबायोटिक, एक इन्फेक्शन है कि 500 milligrams twice a day for 7 days and the infection is gone. So we have to titrate the dosage. There can be permutations and combinations, you know, a lot of hit and trial sometimes, you know, कि अच्छा ये combination नहीं, then we add on, you know, and then we add on, dose increase करनी पड़ती है. So that is needed, and therefore please retain your faith, you know, don't leave the treatment. It's a difficult illness, but continue going to your psychiatrist, and you can go and talk to your psychiatrist about it कि अच्छा ये problems हैं, what do you think should be done. So continue talking, don't give up. डॉक्टर कोचर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा ही सवाल है कि स्किज़ोफ्रेनिया जैसे आपने कहा कि सिवियर कैटेगरी में आ जाती है बीमारियों की, तो इसमें व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ स्प्रेडिंग होप फॉर द फैमिली? इज इट क्योरेबल? व्हाट काइंड ऑफ अ पीरियड डज वन हैव टू wait to see immediate changes in the patient's behavior, etc.? So usually, देखिए इसका आंसर मैं इस प्रकार से देता हूँ कि क्योरेबल और ट्रीटेबल में एक अंतर है. तो मेरे को हाइपरटेंशन है मान लीजिए, तो क्या वो क्योरेबल है? क्या वो जड़ से खत्म हो जाएगी? नहीं. क्या वो ट्रीटेबल है? बिल्कुल है. तो अगर मैं दवाई ले रहा हूं तो वो कंट्रोल में रहेगी. अगर डायबिटीज है किसी को और वो दवाई ले रहे हैं रेगुलरली, तो शुगर कंट्रोल में रहेगी. क्या वो क्योरेबल है? जड़ से खत्म हो जाएगी? नहीं.
थायराइड की भी, हाइपोथायराइडिज्म है किसी को तो भी ये बात सच है, किसी को एस्थमा है तो भी ये बात सच है। तो ये सिर्फ मेंटल इलनेसेस के साथ या स्किज़ोफ्रेनिया के लिए नहीं है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो क्योरेबल नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बहुत बार, चूंकि इसके साथ स्टिग्मा एसोसिएटेड है, तो इसलिए हम बहुत बार ये कहते हैं कि अच्छा ये जड़ से क्यों नहीं खत्म हो रहा, लेकिन बहुत सारी बाकी बीमारियों को हम बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज में ये भी नहीं कह रहा कि सारी उम्र दवाई चलेगी, लेकिन क्या दवाई लंबी चलती है? हाँ, लंबी चलती है। स्किज़ोफ्रेनिया एक मुश्किल बीमारी है, तो दवाई इसकी लंबी चलती है। अगर वो क्रॉनिक हो जाता है, पहला एपिसोड नहीं है, मान लीजिए तीसरा एपिसोड है, तो कई बार इसकी बीमारी, दवाई लाइफ लॉन्ग भी चल सकती है। पहले जैसे मैंने बोला, स्किज़ोफ्रेनिया के कई प्रकार हैं। कुछ जैसे फॉर एग्जांपल अगर पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है, उसका रिलीफ बहुत जल्दी मिल जाता है, व्यक्ति फंक्शनल हो जाता है। पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स मतलब डिल्यूजन्स हैं, हेलुसिनेशंस हैं, कानों में आवाजें आती हैं, शक वहम होता है, उसको ट्रीट करना बहुत आसान है, बहुत आसानी से बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। हालांकि दवाई की मियाद जो है, जो लेंथ है ट्रीटमेंट का, वो थोड़ा लंबा होता है। कुछ टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया हैं, उसका इलाज वो ज्यादा क्रॉनिक हो जाते हैं और उसका इलाज शायद जिंदगी भर भी चल सकता है। और अगर आप रिकवरी बोलेंगे या पूरी तरीके से फंक्शनैलिटी, शायद कई बार कुछ रेजिडुअल सिम्टम्स रह जाते हैं, पूरी तरीके से फंक्शनैलिटी 100% नहीं भी आ सकती, लेकिन काफी हद तक व्यक्ति फंक्शनल हो जाता है। तो इट कैन वेरी, बट थिंक अबाउट इट कि हम बहुत सारी बाकी बीमारियों के लिए ये नहीं बोलते, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म, कि भाई दवाई मेरे को लंबी लेनी पड़ रही है, वी एक्सेप्ट इट। बट यहाँ पे कई बार हम बोलते हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा एसोसिएटेड, कि लंबी क्यों लेनी पड़ रही है। And whoever is suffering from it or has a family member suffering from it, सबसे पहले तो इलाज शुरू करिए, और इलाज के साथ जैसे आपने कहा लंबी चलती है तो पेशेंटली इलाज पे जारी रखना चाहिए. You can't cut it in the middle and then expect results to come out. Absolutely. Dr. Kochhar, we are running out of time and we still have a lot to discuss. I can think अपने on the top of my head मुझे बच्चों के regarding सवाल पूछने थे. आपने बहुत एक interesting personalities पे बात छोड़ दी थी जो हम करना चाहेंगे. तो इसके लिए we will Maybe be we can setting up have a new another session. session, yeah. Yes, absolutely. We will be having another session, and that's what I want to tell all our viewers कि आपके पास अगर कोई ऐसे टॉपिक्स हैं मेंटल हेल्थ से जुड़े जो आप डॉक्टर कोचर से या हमारे किसी अदर और मेंटल एक्सपर्ट से उसका जवाब चाहते हैं, तो प्लीज हमें मैसेज कर दीजिए. हम पूरा टॉपिक ही उस पे रख सकते हैं. और जैसे मैंने कहा, हम ग्रुप सेशंस ऑर्गेनाइज करने वाले हैं बड़ी जल्दी. प्लीज हमारे रजिस्टर करिए कम्युनिटी पे, famhealth.in/community पे आइए, अपने टॉपिक्स छोड़ दीजिए, और बड़े जल्दी जो ग्रुप सेशंस हमारे होने वाले हैं उसमें आप जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, प्लीज अपनी क्वेरी हमारे पास छोड़ दीजिए. Once again, thank you so much, Dr. Kochhar. Happy Thank you so Diwali to much. you. And I can just say on this note, I think everybody just stay positive. और जैसे हो पा रहा है इस साल दिवाली खुशी से और सेफली मनाइए. Thank you so much. Happy Diwali to all your viewers.